ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आसमा मुनीर और आज हम जो है वो 10th की फ़िज़िक्स जो है उसको कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर से आगे। हम लोग चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ ए करंट। इसके अंदर आज हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, और फिर उसके बाद हम फैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उनको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि फैराडे ने किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम किया हुआ है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम यूनिक नोट्स, ठीक है, जिसमें हमारे ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक ही जो है वो क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड हैं। दिस डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसके बाद हम इस डेफिनेशन के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट ड्यू टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट। इट क्या चीज़ है? इट जो है वो किसी सर्किट को हम कह रहे हैं, ठीक है। किसी भी सर्किट के अंदर करंट को प्रोड्यूस करवाना और उस करंट को किस तरह से इंड्यूस करवाना, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। करंट को आप इंड्यूस करवा रहे हैं और किस प्रोसेस से इंड्यूस करवा रहे हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके आप करंट को अगर इंड्यूस करवा रहे हैं तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसकी जो है वो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो देखते हैं कि हिस्ट्री में इसके ऊपर किस तरह से काम हुआ है। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो पढ़ा था कि एम्पेयर वाज द साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया था कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। द अदर साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन, वो भी जो है, और एम्पेयर, इन दोनों का जो काम है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर ये था कि उन्होंने ये जो है वो डिस्कवर किया था कि अगर किसी करंट के कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो रहा है तो वो अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो एम्पेयर डिस्कवर्ड दैट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि अगर करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं पैदा हो सकता। रिवर्स इफेक्ट भी तो पॉसिबल होना चाहिए ना। अगर जो है वो आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी करंट को प्रोड्यूस कर सके। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो अपना काम करना शुरू किया और फैराडे जो है वो साइंटिस्ट था जिसने इस चीज़ को जो है वो प्रूव किया कि आप मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फैराडे जो है उसने क्या किया था, फैराडे ने ये डिस्कवर किया था कि अगर वो एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करवा रहा है तो वहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। फैराडे ने डिस्कवर किया दैट a moving wire in magnetic field produces current। और इसी साल में, जिस साल में फैराडे ने इस इफ़ेक्ट को जो है वो डिस्कवर किया था, ठीक है, जोसेफ हेनरी वाज अ साइंटिस्ट। जोसेफ हेनरी जो था उसने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसने ये डिस्कवर किया था कि दैट यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जोसेफ हेनरी वाज अनदर साइंटिस्ट जिसने उसी ईयर में जो है ये डिस्कवर किया था दैट changing
magnetic field can produce electric current। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसमें एम्पेयर और हेंस जो हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, और इसका रिवर्स इफ़ेक्ट वो फेराडे और जोसेफ हेनरी ने जो है एक्सप्लेन किया था कि आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट को भी जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब हमने जो है वो अपने फर्दर डिस्कशन जो है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे उस पर जाने से पहले हमने एक टॉपिक जो है उसको स्टडी करना है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, हम अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिहाज से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफ़ाइन करते हैं किसी भी सरफेस के अंदर से, ठीक है, किसी भी सरफेस के अंदर से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हों उनको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के अंदर से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही होंगी दे आर नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन ईदर बी मैक्सिमम एंड इट कैन बी मिनिमम। अब हम जो है इसके केसेस देखते हैं कि किस केस में हमारी फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी और किस केस में हमारी फील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ हमारी मैक्सिमम होगी अगर आपकी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब अगर सरफेस फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी तो इसका मतलब है कि हमारी फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। और अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपके सरफेस के पैरेलल हैं, ठीक है, तो उस केस में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इट इज़ टेकन एज मिनिमम। तो फील्ड स्ट्रेंथ इज़ मैक्सिमम व्हेन surface is held perpendicular to direction of magnetic field lines। ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर उनके आपकी सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है तो आपकी जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी इट विल बी मैक्सिमम। ये है जी हमारे पास कोई भी सरफेस, हम जी कंसीडर कर रहे हैं कि इसके अंदर से हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो पास हो रही हैं। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स की जो है वो डायरेक्शन है। अब इस केस में आप देखें, इफ़ वी आर कंसिडरिंग अ बुक एज एन एग्जांपल, ठीक है, ये मेरे पास एक बुक है, अगर ये इसकी सरफेस है, इस सरफेस में से अगर इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं, ठीक है, तो आप देख लें कि इस सरफेस में और मेरी फील्ड लाइंस में जो एंगल बन रहा है इट इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस केस में अगर आपकी सरफेस जो है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो इस केस में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इट विल बी मैक्सिमम। और अगर आपकी जो है फील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम कब होगी, अगर आपकी सरफेस जो है इट इज़ हेल्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये आपकी सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस जो है वो अब इन फील्ड लाइंस के पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो इस केस में हमारी जो कोई नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो इस सरफेस के अंदर से पास होकर नहीं जाएंगी, तो इसलिए जो है इस केस में जो हमारी फील्ड स्ट्रेंथ होगी इट विल बी मिनिमम। इस केस में सारी लाइंस इसके अंदर से पास होकर जा रही हैं तो इट इज़ मैक्सिमम। जब आप अपनी सरफेस को पैरेलल प्लेस कर देंगे टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इसका जो बोर्ड से मैं शो कर रही हूँ, तो इस केस में दे बोथ आर पैरेलल, कोई फील्ड लाइन सरफेस में से पास नहीं कर रही हैं, सो दैट्स व्हाई योर फील्ड स्ट्रेंथ विल बी मिनिमम। सो इफ़ आई हैव अ सरफेस विच इज़
दिस इज़ द सरफेस और ये मेरी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो एज़ दे आर पैरेलल, तो हमारी सरफेस के अंदर से कोई फील्ड लाइन पास करके नहीं जा रही है, तो फील्ड स्ट्रेंथ इज़ मिनिमम है, ठीक है। और फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर हमारी होगी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स विल बी पासिंग थ्रू द सरफेस। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम जो है वो कोई कॉइल ले रहे हैं और इस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के करीब या दूर लेकर जाएं, तो इट अफेक्ट्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द कॉइल। क्या बात मैंने की है, इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक कॉइल ले रहे हैं, एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी वायर्स को आपने सर्कल्स की फॉर्म में जो है जब वाउंड किया है तो एक कॉइल बन गई हमारे पास। और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट है तो इट हैज़ अ साउथ पोल, इट हैज़ अ नॉर्थ पोल। इस जो मैग्नेट है इसके सराउंडिंग में हर तरफ फील्ड लाइंस मौजूद होंगी, लेकिन हम जो है वो सिर्फ उस साइड पर अपनी फील्ड लाइंस को फ़िलहाल कंसीडर कर रहे हैं जिस साइड पर मैंने अपनी कॉइल को शो करवाना है, ठीक है। तो हमें बाकी साइड की फील्ड लाइन से कंसर्न नहीं है, तो हम सिर्फ जो है वो इधर जो है वो अपनी फील्ड लाइंस को जो है वो ड्रॉ कर रहे होंगे। वी नो दैट व्हेन वी आर एट द सेंटर, हमारी फील्ड लाइंस जो है दे आर यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू ईच अदर। और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते रहते हैं, जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है हमारी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं सॉरी, वो हमारी जो है एक दूसरे से स्पेस्ड अपार्ट होती रहती हैं, ठीक है। इस तरह से ये फील्ड लाइंस जो है हमारी वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देंगी। अब हम जी कंसीडर करते हैं कि मेरे पास है कोई भी कॉइल, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है। इफ़ द कॉइल इज़ अवे फ्रॉम द मैग्नेट एट दिस पोजिशन, you can see that this coil is quite away from the magnet। इस केस में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके इस कॉइल के अंदर से पास हो रही हैं, दे आर नॉट द मैक्सिमम, ठीक है। कुछ लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं, कुछ लाइंस इसके अंदर से पास नहीं हो रही हैं। अगर मैं एक और केस कंसीडर करूं, मैं एक सेकेंड कॉइल जो है इसी कॉइल को मैं मूव करवा लेती हूँ टूवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है। ये कॉइल यहाँ पे मैग्नेट से अवे है, इसी कॉइल को अगर मैं इस मैग्नेट के करीब ले जाती हूँ तो यू कैन सी दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू दिस कॉइल एट दिस पोजीशन। कि इस बात को करने का मकसद क्या है कि अगर आप अपनी कॉइल को मैग्नेट के करीब लेके जा रहे हैं तो जो फील्ड लाइंस आपकी इस कॉइल के अंदर से पास हो रही हैं, दे आर इंक्रीजिंग एंड एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट, जो कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी पास हो रही होंगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द करंट। तो अगर आपकी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इट मीन्स आपका ज़्यादा करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर आपकी लेस लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इस वक्त इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो लेस है, बिकॉज लेस फील्ड लाइंस आर पासिंग, और इनकी वजह से जो करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो क्या ऑब्जर्व किया है, इफ़ कॉइल इज़ अवे फ्रॉम मैग्नेट, ठीक है, अगर कॉइल जो है मेरी मैग्नेट से अवे है, लेस नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस कौन सी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पास थ्रू कॉइल, ठीक है। ये वाला केस जब कॉइल हमारी अवे है, अगर मैग्नेटिक फील्ड से अवे है तो जो हमारी फील्ड लाइंस जो है इसके अंदर से पास हो रही हैं वो कम है। और अगर मैं इसी कॉइल को ले जाती हूँ टुवर्ड्स द मैग्नेट, इफ़ कॉइल इज़ नियर द मैग्नेट, तो उस केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल इंक्रीजेस, ठीक है। पास आएंगे तो ज़्यादा जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी और दूर होंगे तो लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी। कहने का क्या मतलब है कि इफ़ यू मूव द कॉइल, ठीक है, अगर आप अपनी कॉइल को मूव करवा रहे हैं तो उसकी मूवमेंट की वजह से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही होंगी दे विल बी चेंजिंग, ठीक है। मेन हमारा पर्पज़ यहाँ पे इस बात को करने का क्या है,
that due to the movement of coil inside the magnetic field, the number of field lines passing through the coil changes. I am repeating कि आपकी जो है इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या शो कर रहे हैं कि अगर आप जो है वो अपनी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं तो इस मूवमेंट की वजह से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी इस कॉइल के अंदर से पास हो रही होंगी, दे विल बी चेंजिंग, वो चेंज हो रही होंगी। अब जो है ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ की करंट की डिटेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो हमें जो है अब डिटेक्ट करना है कि हमने जो बात की है, जो डेफिनेशन की है कि अगर फील्ड लाइंस आपकी जो है वो चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो वो किसी कॉइल में करंट को इंड्यूस करवा सकती हैं। तो इस कॉइल को जब मैं मूव करवा रही हूँ तो मेरी फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, और अगर ये चेंज हो रही हैं तो मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसके अंदर करंट को प्रोड्यूस होना चाहिए। अब ये फाइंड करने के लिए कि करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ, हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज करंट नज़र तो नहीं आ रहा, हम उसको किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से डिटेक्ट करेंगे। और वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से आप यहाँ पर जो है ये डिटेक्ट करेंगे कि आया करंट यहाँ पर पैदा हुआ है या नहीं हुआ, उस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं गैल्वानोमीटर का। तो इस पर्पज़ के लिए जो है वो हम एक स्मॉल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, यू विल बी हैविंग अ यू शेप्ड मैग्नेट। ठीक है, हम एक यू शेप मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो एक्टिविटीज़ ही हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। किस तरह से, ये है जी एक यू शेप का मैग्नेट, एक साइड इसकी नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड इसकी साउथ पोल है। We know that field lines start from north pole and end on the south pole. तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल के अंदर एंटर हो जाएंगी। सो दीज लाइंस आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके बाद क्या होगा, आपने इसके अंदर अगर करंट की डिटेक्शन करनी है तो उस पर्पज़ के लिए हमें गैल्वानोमीटर यूज़ करना पड़ेगा। Galvanometer is a sensitive instrument which is used for the detection of current. अगर करंट की मेजरमेंट करनी हो, ठीक है, तो हम उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज एमीटर, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। तो ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसके साथ आपको रिक्वायरमेंट होगी एक गैल्वानोमीटर की। वी नो दैट गैल्वानोमीटर हैज़ गॉट 2 पोल्स। ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्केल बना होता है, ये ज़ीरो वाली साइड है, इस साइड पर जो डिवीजन्स होती हैं वो नेगेटिव साइड को शो करती हैं और इस साइड पर डिवीजन जो है वो पॉजिटिव साइड को शो करती हैं। वी हैव 3 टर्मिनल्स, वन इज़ ब्लैक, द अदर 2 आर रेड। जिस केस में हमारे पास कोई करंट नहीं होगी तो नीडल विल बी पॉइंटिंग इन द ज़ीरो लाइन। ठीक है, तो हमारे पास जो है हम अपने टर्मिनल्स को अटैच करने के लिए एक ब्लैक टर्मिनल यूज़ करेंगे और एक रेड टर्मिनल यूज़ करेंगे। ये 2 टर्मिनल जो हैं वो रेंज के लिए होते हैं, रेंज सिलेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो एक ब्लैक टर्मिनल लेंगे अपनी वायर को, ठीक है, इस तरह से, और एक आपने जो है वो टर्मिनल उठाना है अपनी रेड वाली साइड से। ठीक है, अब ये जो है वो मेरे पास आ जाएगी एक वायर, ठीक है, ये वायर है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास होके आ रही है। अब इस केस में तो आप देख रहे हैं कि ये कॉइल जो है, ये वायर जो है वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर से जो है वो परपेंडिकुलरली आ रही है कि अगर मेरी फील्ड लाइंस जो है वो डायरेक्टेड है इस तरह से, तो कॉइल जो है वो इसके ऊपर इस तरह से प्लेस होके आ रही होगी, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही होगी। इसको करने से पहले आपने जो है ये मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ और मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट देखा था कि मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ में हमारे पास जब कोई फील्ड लाइंस ही पास नहीं होती हैं तो क्या हमारे पास यहाँ पे कोई करंट पैदा हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन करंट इज इंड्यूस्ड टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. If you are not having any number of lines of force, you cannot have induced current. So in this case, if your coil is parallel to the surface, magnetic field lines जो हैं वो अगर जो है वो आपकी कॉइल के पैरेलल होंगी तो उस केस में यहाँ पे कोई भी EMF या कोई भी करंट जो है वो इंड्यूस नहीं होगा. क्या मतलब है इस बात का कि यही वाला यू शेप का मैग्नेट है,
ठीक है, एक नॉर्थ साइड है, एक हमारी साउथ साइड है। नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं। अगर आप इसके ऊपर अपनी जो है वायर को इस तरह से प्लेस करते हैं दैट दिस वायर इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, या आप इसको स्टेशनरी रखेंगे, दो केसेस होंगे आपके पास, ईदर यू आर कीपिंग इट एज स्टेशनरी और यू आर कीपिंग इट पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इन एनी केस, ठीक है, ये मेरी कॉइल है, इसका एक एंड जो है वो यहाँ पर गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव पे जा रहा होगा, दूसरा एंड जो है वो गैल्वानोमीटर के नेगेटिव पे जा रहा होगा। ठीक है, तो एक नेगेटिव पे जा रहा है, एक पॉजिटिव पे जा रहा है। ये मेरे पास गैल्वानोमीटर है, ये नीडल मेरी 0 पे पॉइंटेड है। You will observe that if this wire is held stationary, मतलब कि आप इसको मूव नहीं करवा रहे हैं, आपने इसी तरह से जो है इस कॉइल को यहाँ पे प्लेस कर दिया। प्लेस आप चाहे इस तरह से कर दें, चाहे इस केस में कर दें। इफ़ इट इज़ स्टेशनरी, मतलब कि आप अपनी कॉइल को मूव नहीं करवा रहे हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस आपका ये यू शेप का मैग्नेट पैदा कर रहा है, इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट, तो ये कांस्टेंट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर आपकी वायर स्टेशनरी है, चाहे वो परपेंडिकुलर प्लेस है, चाहे वो पैरेलल प्लेस है, दोनों केसेस में जो फील्ड लाइंस हैं दे आर नॉट चेंजिंग। आई रिपीट, दे आर नॉट चेंजिंग। हमें चेंज से कंसर्न है, हमें फील्ड लाइन से कंसर्न नहीं है। वी आर कंसर्न्ड विद द चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इफ देयर इज नो चेंज, देयर इज नो करंट। सो इस केस में चूँकि कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू द कॉइल, अगर आपकी वायर स्टेशनरी है, आप उसको मूव नहीं करवा रहे हैं, तो दोनों केसेस में किसी किस्म का कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा एंड दैट विल बी शोन बाय द 0 ऑन योर गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके इस सर्किट के अंदर किसी किस्म का कोई जो है वो करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। उसके बाद इस केस में आप देखें, अगर आप अपनी वायर को पैरेलल मूव करवा रहे हैं, ठीक है, दीज आर योर फील्ड लाइंस, ठीक है, और आप इस तरह से अपनी कॉइल को इसके पैरेलल मूव करवा रहे हैं। अब ये स्टेशनरी नहीं है आपकी वायर की बात हो रही है, सॉरी, ये वायर आपकी स्टेशनरी नहीं है। दिस वायर इज़ मूविंग, ऑल्दो इट इज़ मूविंग, लेकिन इसकी मूवमेंट की वजह से भी देयर इज़ नो फील्ड लाइंस विच इज़ पासिंग थ्रू दिस वायर। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस वायर इज़ 0। जब वो है ही 0 है तो उनका कोई चेंज ही नहीं है। जब कोई चेंज ही नहीं है तो अगर आपकी वायर जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है, इधर इट इज़ स्टेशनरी और इट इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। पैरेलल के केस में ये मूव भी कर रही है, मूविंग भी है और पैरेलल भी है, तो भी उस केस में आपकी कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं होंगी। अब हम जी केस कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मैंने अपनी यहाँ पे वायर को आपने पैरेलली प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलरली प्लेस किया हुआ है, लेकिन इस वक्त आपकी वायर स्टेशनरी है, यहाँ पे आपकी वायर स्टेशनरी है या जो है ये पैरेलल मूव कर रही है। अब अगर आप अपनी वायर को जो है वो परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और उस केस में आप अपनी वायर को मूव करवाते हैं, फिर हम देखते हैं कि गैल्वानोमीटर में क्या होता है। सो यू हैव दिस यू शेप्ड मैग्नेट, we have north pole, south pole, the field lines from north to south pole, we have wire, ठीक है, और ये जो है ये हमारे गैल्वानोमीटर पे आ रही है। एक टर्मिनल ब्लैक पे जा रहा है, दूसरा टर्मिनल मेरा रेड पे जा रहा है। दिस इज़ गैल्वानोमीटर 0। यू विल ऑब्जर्व दैट नाउ, अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर मूविंग द वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये जो वायर है मेरी, इट इज़ बीइंग मूव्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप जो हैं वो अपनी वायर को इस तरह से, ये फील्ड लाइंस है और इसके अंदर आप अपनी इस वायर को जो है वो अप डाउन मूवमेंट करवा रहे हैं। पहले केस में हम इसकी मूवमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। यू विल सी अ डिफ्लेक्शन इन योर गैल्वानोमीटर। आपकी गैल्वानोमीटर की जो नीडल होगी इट विल बी डिफ्लेक्टेड विच शोज़ द प्रोडक्शन ऑफ करंट इन दिस वायर। और वो क्यों पैदा हुई है, अब देखिए, जब आप इस वायर को इसके अंदर चेंज करवाएंगे ना, तो एक टाइम पे कम लाइंस पास हो रही होंगी, एक टाइम पे ज़्यादा पास हो रही होंगी, ठीक है, और ये जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हैं आपकी फील्ड लाइंस,
और हमें चेंज ही रिक्वायर है। चेंज होगा तो फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से करंट पैदा होगा, चेंज नहीं हो रहा तो किसी किस्म का कोई करंट इंड्यूस नहीं हो सकता आपके सर्किट के अंदर। तो इस केस में हमारे पास जो है करंट जो है वो इंड्यूस होगा विच इज़ शोन बाय द डायरेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर। अब हम ये देखते हैं कि अगर आप इस वायर को जो है वो अपवर्ड मूव करवाने की बजाय डाउनवर्ड मूव करवाते हैं तो फिर क्या होगा। डाउनवर्ड मूवमेंट को मैं रेड के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आप अपनी वायर को जो है वो अब ऊपर लेके जाने की बजाय नीचे की डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं तो उस केस में भी द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर चेंजिंग, जो कि हमारी इस वायर को कट कर रही हैं। अगर वो चेंज हो रही होंगी यू विल अगेन सी अ डिफ्लेक्शन इन योर गैल्वानोमीटर बट दिस टाइम विल बी अपोजिट टू द प्रीवियस केस। अभी आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि दो नीडल्स ड्रॉ कर दी हैं। मैं दो केसेस को एक ही डायग्राम पर डिस्कस कर रही हूँ। ब्लू लाइन ये शो करी है जब मेरी वायर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करी है और रेड लाइन शो करी है जब मेरी वायर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करी है। और दोनों केसेस में ये सेपरेट केसेस हैं जिनमें नीडल जो है दे आर डिफ्लेक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो है वो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे करंट क्यों पैदा हुआ। करंट पैदा होने की वजह ये है कि मेरी वायर के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं दे आर चेंजिंग, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड करंट जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर कटिंग। जितनी फील्ड लाइंस को आप कट कर रहे होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा करंट जो है वो आपका प्रोड्यूस हो सकता है। जितना चेंज बढ़ता जाएगा उतना आपका इंड्यूस करंट भी बढ़ता जाएगा। सो फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स वी कंक्लूड दैट इफ़ वी आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम यहाँ पर वायर को अप डाउन मूवमेंट करवा के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा रहे हैं। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग इन दैट केस you will be having a current induced in your coil in your circuit which is shown by the deflection of the galvanometer। ठीक हो गया। ये मैक्सिमम और मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली भी हमने इस चीज़ को देखा कि जब आप पैरेलल हैं, ठीक है, तो कोई फील्ड लाइन जो है वो आपकी वायर को कट नहीं कर रही है। जब कोई फील्ड लाइन वायर को कट नहीं कर रही तो कोई फील्ड जनरेट नहीं हो रहा। जब आपकी कॉइल वायर स्टेशनरी है उस केस में ऑल्दो इट इज़ कटिंग द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बट जितनी फील्ड लाइंस कट हो रही हैं दे आर कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग। इफ़ दे आर नॉट चेंजिंग वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ करंट। तो अगर इस केस में जब आप अप डाउन मूवमेंट करवाते हैं तो फील्ड लाइंस आपकी कट होने के साथ साथ चेंज भी हो रही हैं और उस चेंज की वजह से हमारे गैल्वानोमीटर के अंदर इंड्यूस हो जाएगा एक करंट, ठीक है। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम अभी तक ये कंक्लूड कर चुके हैं कि ये जो डेफिनेशन हमने की है इसको हमने प्रूव कर दिया है फ्रॉम आवर डायग्राम कि हमारा जो करंट इंड्यूस हो जाएगा इफ़ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर चेंजिंग थ्रू एनी सर्किट। उसके बाद जो है फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसको जो है वो अब हमने डिस्कस करना है। बेटा अभी तक हमारा जो कंसर्न है ना, हमारा कंसर्न है बाय द चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। आप देखें इस केस में मैं अपनी कॉइल को मूव करवा रही थी टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम द मैग्नेट। अब सोचें अगर मैं कॉइल को एक ही जगह पे रहने देती हूँ, दिस इज़ कॉइल, दिस इज़ बार मैग्नेट, ठीक है। अगर बार मैग्नेट को मैं मूव करवा रही हूँ, इफ़ बार मैग्नेट इज़ नियर द कॉइल यू कैन सी दैट ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो सकती हैं। अगर मैं कॉइल की मूवमेंट की बजाय बार मैग्नेट की मूवमेंट करवाती हूँ, ठीक है, इसकी तरफ या इससे अवे, तो दोनों केसेस में जो फील्ड लाइंस आपकी इस कॉइल के अंदर से पास हो रही होंगी दे आर चेंजिंग। और हमारा कंसर्न सिर्फ जो है वो चेंज के साथ है, ठीक है। वो आप चाहे कॉइल की मूवमेंट से ले लें चेंज, चाहे आप मैग्नेट की मूवमेंट से ले लें, चाहे कॉइल चेंज करवाएं चाहे मैग्नेट चेंज करें, ठीक है। जिसकी भी आप मोशन करवाएंगे यू आर कंसर्न विद द चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। तो हमारे पास जो है अब हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं जिसमें उसने क्या किया था। अभी तक हमने कॉइल को मूव करवाया है, यहाँ पे भी हम अपनी वायर को मूव करवा रहे थे, अब उसने मैग्नेट को मूव करवाना है, ठीक है। मैग्नेट की मूवमेंट से हम देखेंगे कि मैग्नेट को अवे या टुवर्ड्स द कॉइल मूव करवाने से क्या इफ़ेक्ट होता है। सो हमारे पास जो है वो एक कॉइल है, ठीक है। इसके दो टर्मिनल्स आ गए आपके पास, इनको आपने गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर देना है। दिस इज़ गैल्वानोमीटर। एक टर्मिनल आ जाएगा इधर और दूसरा टर्मिनल हमारा आ जाएगा इधर।
अब हमने इस कॉइल के अंदर से जो है वो अपने मैग्नेट को मूव करवाना है। ठीक है, आप एक बार मैग्नेट कंसीडर करेंगे। ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक आपका साउथ पोल होगा। ठीक है, एक नॉर्थ पोल है, एक आपका साउथ पोल है। अब नॉर्थ और साउथ पोल अगर इसके पास है, मेरे पास एक बार मैग्नेट आ गया है, ये मैग्नेट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपकी पास करेंगी इस कॉइल के अंदर से। ठीक है, जब कॉइल के अंदर से पास करेंगी, अब अगर आपने मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया ना, मतलब देयर इज़ नो मोशन, देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, ना कॉइल मूव करी है ना मैग्नेट, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो यू विल सी दैट कि आपके गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, द नीडल विल बी एट ज़ीरो। अगर आपका मैग्नेट स्टेशनरी है उस केस में, अगर आप मैग्नेट को मूव करवाते हैं टुवर्ड्स द कॉइल, ठीक है, इस केस में द रेड लाइन इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट। अब हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, यू विल सी दैट अगर आपका बार मैग्नेट जो है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की नीडल जो गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द राइट। अब अगर आप इसको टुवर्ड्स द जो है वो कॉइल लेके जा सकते हैं, तो मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल भी तो लेके जा सकते हैं ना। तो उस केस में हम जो है इस एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि उस केस में क्या होगा। तो अब यही वाली कॉइल है आपके पास, इसके एक एंड को आपने जो है वो गैल्वानोमीटर के नेगेटिव पे जोड़ दिया, एक एंड को आपने गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव पे जोड़ दिया। अब आप जो है इस बार मैग्नेट को, ये है बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब आप इस बार मैग्नेट को यू आर टेकिंग इट अवे फ्रॉम द कॉइल। अगर आप कॉइल से अवे लेकर जा रहे होंगे तो उस केस में यू विल सी दैट द नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर विल बी डिफ्लेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों केसेस में क्या हो रहा है, जो बार मैग्नेट है वो हमें पता है कि फील्ड लाइंस को जनरेट करता है, फील्ड लाइंस को जनरेट करेगा, नॉर्थ से निकल रही होंगी, साउथ में एंटर हो रही होंगी। ठीक है, तो जब आप इसको मूव करवाएंगे अपने मैग्नेट को, तो उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर से पास हो रही हैं वो चेंज होंगी, और अगर फील्ड लाइंस आपकी चेंज हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके सर्किट में करंट इंड्यूस हो जाएगा, विच इज़ शोन बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो अगर आप टुवर्ड्स द कॉइल मूव करवाएंगे मैग्नेट को तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जब आप जो है किसके ऑपोजिट होगी, जब आप अपने मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल जो है वो मूव करवा रहे हैं। तो ये हमारी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इसके अंदर से पास हो रही होंगी। तो जैसे जैसे मूवमेंट होगी फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी, फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका उतना ही ज़्यादा करंट जो है वो इंड्यूस होता रहेगा। तो फैराडे ने जो है वो अपने लॉ में जो है वो अपनी इस जो एक्सपेरिमेंट को उसने परफॉर्म किया था उसका उसने जो है एक स्टेटमेंट दे दी है अपने लॉ के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit is directly proportional to the rate of change of number of magnetic lines of force passing through it। ठीक है, ईएमएफ जो है हमारा इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ जो है उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इफ़ आई एम सेइंग कि मेरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक माइनस का साइन भी जो है वो आता है। इस माइनस के साइन को हम एक्सप्लेन करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जब हम लेंजेज लॉ को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब हमें ये आइडिया होगा कि ये माइनस का साइन यहाँ पर क्यों आता है। इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। सो ईएमएफ जो है उसको आप ई से रिप्रेजेंट कर दें, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स,
और अगर आप जो है वो इसको इक्वलाइज करना चाहते हैं तो इट विल बी n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, वेयर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। आप जो कॉइल इसके अंदर यूज़ करे होंगे उसकी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इसके अंदर EMF जनरेट हो सकता है। तो हमारी ये जो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। एक तो ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ relative motion of coil and magnet, और दूसरा जो है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। ठीक है, स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है कि आप मैग्नेट को कॉइल के लिहाज से या कॉइल को मैग्नेट के लिहाज से कितनी स्पीडली मूव करवा रहे हैं। यू आर टेकिंग इट इन अ स्लो मैनर और यू आर मूविंग इट फास्टली। स्पीड क्या है रिलेटिव मोशन की बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। जितनी स्पीडली आप चेंज करेंगे उतनी स्पीडली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होंगी और उसी हिसाब से जो है वो आपका जो जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा EMF जो है वो मेरे कॉइल के अंदर जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। सो Faraday's लॉ जो है दैट डिपेंड्स अपॉन दैट शोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेट। बिकॉज हमें पता है चाहे कॉइल मूव करे चाहे मैग्नेट मूव करे, हमारा कंसर्न जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के साथ है। फील्ड लाइंस को हमने चेंज करवाना है तो करंट इंड्यूस हो जाएगा और EMF इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कांस्टेंट है तो फिर उस केस में जो है वो आपकी कोई EMF इंड्यूस नहीं हो सकती। सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द रिलेटिव मोशन कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है कॉइल या मैग्नेट तो वो जो है वो EMF को इंड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, सो हम जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो ले लेते हैं जो चीज़ हमने आज डिस्कस की है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किया, जो क्या है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट, और किस तरह से आपने इंड्यूस करवाना है बाय द चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। वी आर चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उनको चेंज करवा के करंट को इंड्यूस करवाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एम्पेयर और हैंस ने जो है वो डिस्कवर किया था कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, और फेराडे और जोसेफ हेनरी ने ये प्रूव किया था कि आप इसके रिवर्स इफेक्ट को भी जो है वो पॉसिबल हो सकता है, विच इज़ कि आप अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है कि एक सरफेस में से जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके पास हो रही हैं वो फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर आपकी सरफेस परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम लाइंस पास होंगी, अगर आपकी सरफेस पैरेलल है तो कोई फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, और इस केस में देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। फिर हमने जो है वो इस चीज़ को स्टडी किया कि आप अपनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को चेंज कैसे कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब हम देख रहे हैं कि चेंज कैसे हो सकती हैं बाय द मूवमेंट ऑफ द कॉइल। आप कॉइल को अगर अवे रखते हैं अपने मैग्नेट से तो लेस लाइंस पास होती हैं, अगर आप अपनी कॉइल को टुवर्ड्स द मैग्नेट ले जाते हैं तो मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी पास होती हैं। तो हेयर वी हैव स्टडीड कि आप किस तरह से अपनी फील्ड लाइंस को चेंज कर सकते हैं। फिर हमने ये डिटेक्ट करने के लिए कि क्या इसके अंदर करंट पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर्पज़ के लिए हमने क्या किया, हमने इसके साथ एक गैल्वानोमीटर को अटैच कर दिया। अगर गैल्वानोमीटर परपेंडिकुलर प्लेस है हमारी वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के, या पैरेलल प्लेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर पैरेलल के केस में इट इज़ स्टेशनरी, और पैरेलल के केस में आप इसको मूव भी करवा सकते हैं चूँकि कोई फील्ड लाइंस इस वक्त पास नहीं हो रही, और स्टेशनरी के केस में चेंज नहीं हो रही। तो दोनों केसेस में कोई EMF जो है इंड्यूस करंट आपका नहीं होगा। जब आप अपनी वायर को परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे और अपनी जो वायर है उसको अप या डाउन मूवमेंट करवाएंगे तो उसकी मूवमेंट की वजह से गैल्वानोमीटर विल बी शोइंग डिफ्लेक्शन विच शोज द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन हमने जो है वो फेराडे के लॉज को जो है वो एक्सप्लेन किया है, जिसमें उसने जो है क्या किया था, उसने मैग्नेट को मूव किया था टू चेंज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंडक्शन। ठीक है,
इसमें हमारे पास कॉइल है, मैग्नेट है। अब आप मैग्नेट को मूव करवाएंगे, आप चाहे टुवर्ड्स द कॉइल करवा लें या अवे फ्रॉम द कॉइल करवा लें। इन बोथ द केसेस देयर विल बी चेंज इन द डिफ्लेक्शन। और ये डिफ्लेक्शन क्यों हुई है? बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमारी चेंज हो रही हैं। और फिर उसने उसको जो है अपने इस लॉ के अंदर जो है वो समराइज़ कर दिया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो चेंज हो रही हैं उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। और ये चीज़ हमारी डिपेंड करती है कि कितनी ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगी रिलेटिव मोशन के ऊपर, कि स्पीड, कितनी स्पीड से चीज़ चेंज हो रही है। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉइल के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। थैंक यू वेरी मच।